नमस्कार, मैं रोहित रंजन और आज बात करेंगे वक्फ संशोधन बिल की, जिसे लंबे इंतजार के बाद संसद से पारित कराने के लिए मोदी सरकार ने कदम आगे बढ़ाए। विधेयक के कानून बन जाने के बाद वक्फ संपत्ति विवाद सुलझाने में अब राज्य सरकारों को पहले से ज़्यादा शक्तियां हासिल होंगी। हालांकि सरकार ने साफ कर दिया है कि इसका असर पुरानी मस्जिदों, दरगाहों या मुसलमानों के धार्मिक संस्थानों पर नहीं पड़ेगा। प्रश्न यह है कि बिल के पास होने के बाद क्या बदलाव होंगे और इस बिल पर क्यों हंगामा मचा हुआ है, बिल के समर्थन और विरोध में क्यों सड़क से लेकर संसद तक संग्राम छिड़ा हुआ है। अगले 1 घंटे में हम इन सभी प्रश्नों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स का एक बड़ा पैनल भी जुड़ेगा, उनसे भी आपको मिलवाऊंगा, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट दिखाता हूं। अगर आज हम ये संशोधन लेके नहीं आते तो जिस सदन में हम बैठे हैं, ये पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसको भी क्लेम किया जा रहा था। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू का लोकसभा में दिया बयान बता रहा है कि वक्फ संशोधन बिल लाने की जरूरत क्यों पड़ी। सवाल ये है कि क्या वक्फ बोर्ड इतना ताकतवर है कि वो देश की संसद तक पर दावा ठोक दे। इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए हमें 2013 में वक्फ कानून में हुए संशोधनों पर गौर करना होगा। तब यूपीए सरकार ने कानून में संशोधन करके वक्फ दान के नाम पर संपत्ति पर दावा करने की असीमित शक्तियां दे दी थी। वक्फ कानून में यह भी प्रावधान किया गया था कि इसके फैसले को किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। संशोधन के जरिए गैर मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड को संपत्ति दान करने की छूट दे दी गई थी, जबकि गैर मुस्लिमों को वक्फ की संपत्ति ट्रांसफर करने पर रोक लगा दी गई थी। सीधे शब्दों में कहें तो वक्फ बोर्ड को इतनी ताकत मिल गई थी कि वो जिस जमीन पर हाथ रख दे वो उसकी हो सकती थी। इसीलिए लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश करते हुए किरेन रिजिजू ने कह दिया कि मोदी सरकार न आती तो देश की संसद पर भी वक्फ बोर्ड का दावा हो जाता। 1970 से केस चल रहा था दिल्ली के अंदर में हमारा सीजीओ कॉम्प्लेक्स है, पार्लियामेंट बिल्डिंग है, कई प्रॉपर्टीज है, और इसको वक्फ बोर्ड, दिल्ली वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया कि ये वक्फ प्रॉपर्टीज है। उसके बाद ये केस चल रहा था अदालत में। उस समय यूपीए सरकार ने पूरा सारा जमीन को डी नोटिफाई करके वक्फ बोर्ड को दे दिया। 123 प्रॉपर्टी। अगर आज हम ये संशोधन लेके नहीं आते तो जिस सदन में हम बैठे हैं, ये पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसको भी क्लेम किया जा रहा था। एयरपोर्ट, बसंत विहार, और अगर नरेंद्र मोदी जी का सरकार नहीं आते, अगर यूपीए का सरकार कंटिन्यू रहता, तो क्या क्या बिल्डिंग को डी नोटिफाई किया जाना था। 123 प्रॉपर्टी को तो डी नोटिफाई किया। न्यूज नेशन ने उन संपत्तियों की पड़ताल की जो साल 2013 में दिल्ली वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर की गई थी। उनमें से कुछ पर अब भी विवाद चल रहा है। दिल्ली में वक्फ की प्रॉपर्टी पर लेकर जो विवाद है वो 123 प्रॉपर्टीज़ का है, और ये विवाद नया नहीं है, ये लंबे समय से चले आ रहा है। लेकिन हम आपको बताएं कि जो प्रॉपर्टीज़ की बात हो रही है उनमें इस वक्त हम जो है वो वेस्टर्न कोर्ट की ये जो मस्जिद है यहाँ पर खड़े हैं, और ये बहुत ही पॉश इलाका है। हम आपको बताते चलें कि दिल्ली की जिन 123 संपत्तियों की बात हो रही है उनमें ज़्यादातर मस्जिद, दरगाह और कब्रिस्तान हैं, जिन पर विवाद साल 1911 से चल रहा है। जब अंग्रेज़ भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली लेकर आए, उस वक्त 70 और 80 के दशक में बनी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर साल 2014 में तत्कालीन केंद्र सरकार ने इसको दिल्ली वक्फ बोर्ड को देने का नोटिफिकेशन कर दिया, लेकिन विवाद कोर्ट में चलता रहा। आज भी ये विवाद दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित है। न्यूज नेशन की पड़ताल में ये भी पता चला कि दिल्ली के पौष इलाके लुटियंस जोन में भी ऐसी कई संपत्तियां हैं जिन पर वक्फ का कब्जा है, लेकिन उस पर डीडीए भी अपना हक जताता है।
जोरबाग में ये काफ़ी पुरानी प्रॉपर्टी है ऐसा बताया जाता है। आप देखिए यहाँ पर आप मौलाना सदर जो कल्बे जवाद हैं उनकी यहाँ पर आपको तस्वीर भी दिखाई देगी और ये दरअसल करबला की ज़मीन है और ये यहाँ पे आप देखिए एक बड़ा गुंबद है, यहाँ पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं मज़ार है एक तरह से, और यहाँ पर भी तमाम कब्रें आपको देखने को मिलेंगी। तो ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, ये दावा किया जाता है, लेकिन 123 प्रॉपर्टी में जो दिल्ली में डीडीए अपना दावा करता रहा है उसके दावे के हिसाब से करीब दिल्ली में 123 प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो जिस पे दावा है डीडीए का। सरकार अब इन्हीं विवादों को खत्म करने के लिए वक्फ कानून में संशोधन कर रही है। वक्फ कानून में बदलाव के बाद किसी भी कानून के तहत मुस्लिमों के बनाए ट्रस्ट अब वक्फ नहीं माने जाएंगे। ट्रस्ट पर पूरा कंट्रोल होगा। केंद्रीय पोर्टल के जरिए वक्फ प्रॉपर्टी का प्रबंधन होगा। इससे पारदर्शिता आएगी। वक्फ को सिर्फ वही लोग दान दे सकेंगे जो कम से कम 5 सालों से धार्मिक कार्यों से जुड़े हों। 2013 से पहले का नियम यही है। सेंट्रल पोर्टल पर मुतवल्ली को 6 महीने के अंदर प्रॉपर्टी रजिस्टर करानी होगी। वक्फ को संपत्ति दान करने से पहले महिला को उसकी विरासत सौंपनी होगी। सरकारी संपत्तियों की जांच कलेक्टर के ऊपर का एक अधिकारी करेगा। जिस वक्फ की आय 1 लाख से ज्यादा होगी उसे अपनी आय का ऑडिट कराना होगा। विपक्ष और मुस्लिम संगठनों को इस बात पर भी ऐतराज था कि वक्फ कानून में संशोधन के बाद वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिमों की भी एंट्री हो सकेगी। हालांकि लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया कि सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं है। वक्फ में कोई गैर इस्लामिक सदस्य आएगा ही नहीं, ये स्पष्टता समझ लीजिए। ना मुतवल्ली गैर इस्लामिक होगा, ना वाकिफ गैर इस्लामी होगा। मान्यवर, वहां कोई प्रोविजन नहीं है। जो धार्मिक संस्थाओं का संचालन करते हैं उसमें कोई गैर मुस्लिम व्यक्ति रखने का प्रावधान किया भी नहीं है, हम करना भी नहीं चाहते हैं। मान्यवर, पूरा का पूरा मिसलीडिंग है। हालांकि विपक्ष वक्फ कानून में बदलाव को असंवैधानिक बता रहा है, संविधान की मूल भावना के खिलाफ बता रहा है। ये बिल आज इस संविधान के इस जो मूल जो ढांचा है उस पर आक्रमण है और इनकी जो पूरा जो भाषण था वो हमारे संविधान के इस मौलिक अधिकार पर, हमारे संघीय ढांचे पर एक आक्रमण था। अध्यक्ष महोदय, भाजपा जब भी कोई नया बिल लाती है तो वो अपनी नाकामी छुपाती है। भाजपा वाले मुसलमान भाइयों की वक्फ की जमीन चिन्हित करने की बात कर रहे हैं, जिससे महाकुंभ में जो हिंदू मारे गए हैं या खो गए हैं उनको चिन्हित करने की बात पर पर्दा पड़ जाए। यानी वक्फ संशोधन बिल पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में तलवारें खिंच गई हैं। मुसलमानों का भी एक तबका बिल का विरोध कर रहा है। सवाल है कि मुसलमानों को इस बिल पर ऐतराज क्यों है, और अगर सरकार वक्फ बोर्ड की मनमानी पर रोक लगाने जा रही है तो उसका विरोध क्यों हो रहा है। सवाल ये भी कि क्या वक्फ बोर्ड देश के संविधान और कानून से ऊपर है। अगले 1 घंटे में इन सभी सवालों की पड़ताल करेंगे। देखते रहिए ऑपरेशन पाखंड। तो रिपोर्ट आपने देख ली, अपने मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ मौलाना कौकब मुज्तबा साहब जुड़ रहे हैं, ये मुस्लिम स्कॉलर हैं। हमारे साथ हाजी नाजिम खान साहब हैं, मुस्लिम एक्टिविस्ट हैं। हमारे साथ शेख अलीमुद्दीन असदी साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। हमारे साथ पंडित अजय गौतम हैं, हिंदू स्कॉलर हैं। हमारे साथ कैप्टन सिकंदर रिजवी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों से चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊँ, लेकिन उससे पहले मेरे साथ ज़फ़र सरेशवाला साहब भी जुड़ चुके हैं। तो ज़फ़र साहब के पास मैं पहले चल रहा हूँ। ज़फ़र साहब, बिल को लेकर बहुत बवाल चल रहा है, वक्त को लेकर, क्या ये सही है? ये बवाल होना चाहिए, प्रश्न उठने चाहिए, या वाकई जो हो रहा है वो तरीका सही है कि हाँ इसमें संशोधन की ज़रूरत थी? देखिए, चाहे संशोधन अमेंडमेंट या ना हो, मेरा प्रॉब्लम जो है इसलिए कि वक़्फ़ जो है, जो भी इतनी प्रॉपर्टी जितनी भी, ये वक़्फ़ क्या, ये इट इज ऑल अबाउट मैनेजिंग एसेट। ये एसेट मैनेजमेंट, भाई गुजरात का बोर्ड है,
या यूपी का वक्फ बोर्ड या महाराष्ट्र का वक्फ बोर्ड एक प्रॉपर्टी है जिसको वो मैनेज, तो वक्फ का मकसद ये था कि एसेट मैनेज इस तरह से हो कि ये जैसे हमारे यहाँ एसेट मैनेजर होते हैं, फंड रियल एस्टेट फंड है, क्या होता है उसमें भाई रियल एस्टेट फंड है, एसेट मैनेजर उनको प्रिंसिपल देते हैं कि भाई ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये हम आपको देते हैं, आप इसमें से 1000 करोड़ में से साल में कितना कमा के, ये है असल मकसद। अब और एक तो ये है, दूसरा ये है कि वक्फ है क्यों, भाई वक्फ क्यों बना, बल्कि प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, जब मक्का से उन्होंने मदीना हिजरत की तो सबसे पहले जो 2 इंस्टीट्यूशन किए प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना, वो एक था औकाफ और एक बैतुल माल। और मकसद क्या था कि ये वक्फ जो है उस जमाने में 1400 साल पुरानी बात कि ये औकाफ की जो प्रॉपर्टी हो या एसेट हो या जो उसका जो वेल्थ क्रिएशन हो या उसकी इनकम जो आए, उस इनकम गरीब, अंडर प्रिविलेज, डाउन ट्रॉडन, बेवा, विडो, यतीम, ऑर्फन, इनका इखराजात उससे निकले। तो मेरा तो प्रॉब्लम ये है कि अभी तो चलिए संशोधन जब आएगा तब की बात है, क्या 75 साल से मोदी साहब तो अभी आए, इससे पहले जो 75 साल से ये वक्फ का मैनेजमेंट कैसे हुआ? यानी आज आप देखिए कि मेरे हिसाब से, मैं कोई बहुत बड़ा कोई फंड मैनेजर नहीं हूँ, लेकिन एक मामूली कोई फंड मैनेजर को अगर ये जो एसेट है अभी औकाफ के या वक्फ के, अगर उसको मैनेज किया जावे तो कम से कम अगर 8 या 10% के रिटर्न में 15 से 20 हजार करोड़ की इनकम होनी चाहिए। क्या ये हो रही है? क्या किसी यतीम मुसलमान बच्चे की फीस उससे हुई है? क्या कोई यूनिवर्सिटी कायम की हमने उससे, या कोई विडो को इससे कुछ मिला? बल्कि मैं यहाँ अभी अबू धाबी में बैठा हूँ, यहाँ पर बहुत सारे औकाफ हैं और वो औकाफ में यहाँ तो अगर हस्बैंड वाइफ को तलाक देने के बाद अगर मेंटेनेंस नहीं दे सकता तो उस औरत को मेंटेनेंस भी वक्फ से मिलता है। तो मेरा तो प्रॉब्लम ये है और मैं मुसलमानों से ये कहता हूँ कि अगर हमने औकाफ के निजाम को सही किया होता तो इस मुल्क का मुसलमान ही नहीं। सर एक पॉइंट और बता दीजिए जफर साहब, जो आप कह रहे हैं सही किया होता तो गलत किसने किया? बिल्कुल जो वक्फ बोर्ड में बैठे जिनको मिसयूज हुआ दिया है आपने, और वो कौन लोग हैं? वक्फ प्रॉब्लम क्या हुआ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आजादी के बाद से जो वक्फ बोर्ड है ये तो सारे गवर्नमेंट के अंडर में ही है, मतलब मेरे हिसाब से कोई बहुत ज्यादा चेंज आने वाला नहीं है। जितने वक्फ बोर्ड है हिंदुस्तान में अभी वो टोटल वक्फ बोर्ड वो स्टेट के अंडर में है। वो वक्फ बोर्ड में जो मेंबर बनते हैं। जफर साहब की आवाज़ चली गई है, जफर साहब से वापस रिकनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं स्टूडियो में भी अपने मेहमानों के पास ले चलूँ। वो एक बात और बता दूं कि हमारे साथ यास्मीन फारूकी भी जुड़े के मेंबर हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, लेकिन अलीमुद्दीन साहब कुछ बार बार कमेंट करना चाह रहे थे। क्या दिक्कत हो गई अलीमुद्दीन साहब वक्फ बोर्ड को? जफर साहब की बात समझ में नहीं आई। जफर साहब जो कहना चाहते हैं यूनिवर्सिटी बनाना औकाफ का काम नहीं है, उनका काम है मुसलमानी जो हमारा कल्चर है उसको कैसे तरक्की मिले, जो बेवागान है, जो गरीब हैं, जो मसाजिद के अखराजात हैं, जो मकाबिर के अखराजात हैं, जो हमारी दरगाहों के अखराजात हैं, वो इससे पूरे होंगे। गरीब बच्चों को, गरीब बच्चियों की शादी के लिए। अच्छा अलीमुद्दीन साहब एक छोटी सी बात मैं आपको नहीं सर आप बोल लीजिएगा ना, मैं आप ही को बोलने का मौका भी दे रहा हूँ। मैं तो सिर्फ अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए, क्योंकि आप इतने तालीम लेकर बैठे हुए, आपको पता है 2009 में वक्फ के पास जो प्रॉपर्टी एसेट थी वो लगभग 4 लाख एकड़ के आसपास थी। अभी वो 9 लाख एकड़ से ज़्यादा हो गई। 2009 से 2025 को मैं कंपेयर कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा बढ़ गया। आपको पता है हमारे देश में जो शैक्षिक योग्यता की बात होती है उसमें मुस्लिम सबसे ज़्यादा पीछे है, ये बात आपको पता होगी। हमारे देश में जो बेरोज़गारों की बात होती है ना, तो उसमें मुस्लिम जो है सबसे पीछे चला जा रहा है। सर अगर वक्फ के पास प्रॉपर्टी बढ़ती गई और मुस्लिम वेलफेयर नहीं हो पाया, तब मैं क्यों ना पूछूं कि वक्फ के बारे में जो आप परिभाषा दे रहे हैं वो काम कहां हो पाया? शायद आपको मालूम नहीं है, वक्फ में जो वाकिफ की मंशा होती है उसके मुताबिक खर्च होता है। पहले तो उदाहरण ये दे दूं मैं, दूसरी बात आपने क्या 2009 से और अब तक डबल हो गई, ये आपकी मालूमात गलत है। हमारी जो जगहें
लोगों ने काबिज कब्जा कर रखा था वो हमें रिलीज हुई हैं थोड़ी बहुत, उससे जाकर हमें ये इतना बड़ा बेनिफिट मिला है कि हमारी 9 लाख के करीब हो गई प्रॉपर्टी, लेकिन हमारा रेवेन्यू नहीं बढ़ा। रेवेन्यू क्यों नहीं बढ़ा? रेलवे ने कब्जा कर रखा है, डिफेंस ने कब्जा कर रखा है, कुछ पूंजीपतियों ने कब्जा कर रखा है, कुछ हमारे जब एशियाड हुआ हिंदुस्तान में उस वक्त हमारी प्रॉपर्टियों को एक्वायर करके स्टेडियम बना दिए गए, मॉल बना दिए गए, सड़कें बना दी गई, रेनोवेट करने के लिए पटरियां बना दी गई, तो हमारा रेवेन्यू कहां से बढ़ेगा? वो तो मैंने सुना सर, क्लेम तो ये भी किया गया। बहरहाल एक कमेंट पहले मैं लेते चलता हूं, उसके बाद अपनी बात कहते चलेगा। नहीं, अपनी बात कहते चलेगा। जो कहती है कि रेवेन्यू, सर रेवेन्यू मॉडल आपका क्या, ये मैं नहीं समझ पाया सर। रेवेन्यू मॉडल समझ नहीं पाया, रेवेन्यू मॉडल मुझे वक्त का अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। आपने कह दी ये प्रॉपर्टी हमारी है, तो भाई वो उनकी हो गई, अब आपको साबित वक्त की अदालत में करना है कि ये प्रॉपर्टी आपकी थी। वक्त कमिश्नर है ना वो, तो फिर इसमें अगर एक बात बताइए अलीमुद्दीन साहब, इस देश में सबसे बड़ा क्या? संविधान है हमारा, संविधान है, कानून है, तो भाई कानून भी आपके वक्फ के कानून के सामने नीचे नहीं है, नीचे हो जाता है। ना बिल्कुल ऐसा, वहां पे इंटरफेयर कानून नहीं कर सकता, कानून इंटरफेयर नहीं कर सकता। सर आप क्लियर कर दीजिए ना, आप क्लियर कर दीजिए। अजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अजय जी कौन से चलती है कानून के मुताबिक? अभी 27 जुलाई, अभी ये 27 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर देश में मेरे ख्याल से इस वक्त सबसे जो बड़ी मस्जिद है वो जामा मस्जिद है। इस जामा मस्जिद का केस मैं लड़ रहा हूँ, इसका रिट पिटीशन है 7976/2014। कैसे वक्फ का मिसयूज होता है वो इसका क्लासिकल एग्जांपल है। वक्फ है ना, वक्फ का मतलब क्या है? लोगों की अपने समाज की चैरिटी के लिए किसी भी चीज को वक्फ करना अल्लाह के नाम पे, ठीक है, वो चीज अल्लाह को हो जाती है, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं होती। लेकिन उससे रिलेटेड आप जो रेवेन्यू जनरेट करते हो उसका यूज आप खुद करते हो, उसका कहीं जो आपकी सोसाइटी है उनके पढ़ने में, लिखने में, सोसाइटी की डेवलपमेंट में कोई यूज नहीं होता। आप समझिए छोटे साधारण शब्दों में, अगर कल जो वक्फ एक्ट है उसका सेक्शन 5 से लेके 7, कल को एक कमरे में बंद बैठक करके किसी ने ये डिक्लेयर कर दिया कि ये जो न्यूज नेशन का स्टूडियो है ये वक्फ प्रॉपर्टी है अकॉर्डिंग टू माय अंडरस्टैंडिंग, वक्फ बोर्ड की अंडरस्टैंडिंग, तो कल को आपने ये साबित करना है कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं है। वक्फ नहीं साबित करेगा, प्लीज मेरे को मुझे कंप्लीट करने दीजिए, आप फिर बोल लीजिएगा, ठीक है। ये आपको साबित करना है और इसके लिए आप अपील नहीं कर सकते। ये अगर जिस दिन वक्फ बोर्ड का जो कमिश्नर है, ऑफिसर है, वो थ्रू एसडीएम आएगा, कब्जा लेगा, ताला लगा लेगा, अब आप लड़ते रहिए ट्राइब्यूनल के अंदर। ट्राइब्यूनल में कौन है? वहां वक्फ के लोग बैठे, कमिश्नर कौन है? वहां वक्फ के लोग बैठे, तो आप जाएंगे कहाँ? यानी जिसने जमीन ली है उसी के पैरेलल सिस्टम में तो आप चुनाओगे। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100 जमीन पे इन्होंने रुमाल रख दिया, वो जमीन वक्फ हो गई, ये है कानून। ठीक है मौलाना कौकब, ये जो बातें अजय साहब कह रहे हैं उस बात से इत्तेफाक रख रहे हैं क्या आप? देखिए, वक्फ का जो शब्द है ये अरबी का शब्द है। वक्फ का मतलब लुग़वी हिसाब से किसी चीज़ को ठहरा देना, रोक देना। उसी के इस्तिलाही माना में एक वक्फ बोर्ड बना था, ठीक है, जो ये नाम रखा गया। बोर्ड अरबी का है, वक्फ है। उसमें बहुत से पॉइंट हैं जो कानून होते हैं किसी भी एक्ट के। वक्फ जो जायदाद की जाती है उसके लिए एक वक्फ करने वाला वाकिफ़ कहलाता है, वो डीड लिखता है, वक्फनामा लिखता है, उसमें तमाम कानून होते हैं। वक्फ करने वाला किस किस चीज़ के लिए लिख रहा है, हर वक्फनामे की इबारत अलग-अलग होती है। अवामुन नास के लिए भी है, हर वर्ग के लिए भी है, ख़ास वर्ग के लिए भी है, कुछ कामों के लिए भी है, मस्जिद इमाम बाड़े के लिए भी है, वक्फ अलल औलाद भी है, वक्फ अलल अहम भी है। वक्फ की बहुत सी कंडीशनें हैं, लेकिन जब बात की जाती है कि वक्फ एक्ट में है कि वक्फ न बिक सकता है न बढ़ सकता है, तो जब वक्फ आज तक बिका नहीं और आज तक बटा नहीं है, तो वो कोई सा भी वक्फ बोर्ड हो, शिया हो या सुन्नी हो, उसकी आमदनी कहाँ गई, उसकी प्रॉपर्टियाँ कहाँ गई, उस पर किसने कब्ज़ा किया। मैं किसी की बात पे कोई एतराज़ नहीं कर रहा हूँ। जो बैनामे हैं, 8-9 हज़ार बैनामे मेरे पास भी रखे हुए हैं बेचने के, 8-9 हज़ार बैनामे प्रॉपर्टियों के। कैप्टन सिकंदर रिजवी साहब अभी उसके सब बताएंगे कि कितने बैनामे कैसे बेची जा रही है। वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष ना हमसे पूछ के करता है कोई काम,
ना हजरत से पूछ के करता है, ना इनसे पूछ के करता है, उनसे पूछ के करता है। पूछता किससे है? तय खुद कर लेता है। उसका एक्ट ही उसकी मनमानी है, आर्बिट्री। वो हमारी मिल्लत इंसानियत और मिल्लत मुस्लिमा के कामों के लिए है, दोनों के लिए है। अब उसमें मुल्क भी आ जाता है, तमाम बरादरियाँ भी आ जाती हैं। जैसे पहले औकाफ में फ्रीजर आज के दौर में है, टंकी आज के दौर में है, बिस्लरी का पानी आज के दौर में है। उस ज़माने में कुआं होता था, रैट होता था। तो जो रास्ते के ऊपर मुसाफिर सफ़र करते थे, उनके लिए कुएँ खोदे जाते थे, मुसाफिरों को पानी पीने की सहूलत दी जाती थी, उन्हें पानी तो उस ज़माने में जो ये पानी पिलाया जाता था, तो मजहब देख के पानी नहीं पिलाया जाता, सबके लिए होता है, इसी भी प्रॉब्लम। राइट, बिल्कुल। तो वफ़ का जो मिसयूज़ हुआ है वो आज भी हो रहा है। ठीक है, खसरा नंबर के हिसाब से भी डिटेल बता दी जाएगी। हाँ, अच्छा, एक बार यास्मीन फारूकी भी कुछ कहना चाह रही है। यास्मीन जी, वक्फ बिल को लेकर जो हंगामा चल रहा है उसे आप कैसे देखती हैं? आपका ओपिनियन क्या कहता है कि जो हो रहा है इसकी ज़रूरत नहीं? क्यों, देखिए यहाँ जो मुस्लिम चेहरे हैं, मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, उनके तमाम ओपिनियंस को भी आप सुन रही हैं। देखिए, वक्फ का जो बातें कही गई हैं, एक तो वक्फ जो है दो तरह से हुआ है। देखिए, मैं थोड़ा सा, मुझे टाइम दीजिएगा। बोलिए। वक्फ जो है वो आप ये मान लीजिए कि राजाओं ने दिया। उस वक्त तो राजा हिंदू भी होते थे ना, तब भी उन्होंने मुसलमानों को ज़मीनें दी। बादशाहों ने भी दी, हिंदुओं को भी दी, मुसलमानों को भी दी कि ये आपके अच्छाई के काम के लिए दी जा रही हैं, मस्जिदों के लिए दी जा रही हैं। आपको पता है मंदिर माफ़ी की भी ज़मीन होती है और उन सब पे वही लोग इंतज़ाम करते हैं। अब आइए, वक्फ बोर्ड जो बना वो 54 की बात है। वक्फ बोर्ड जब बना तो ये सब कुछ देखते हुए, पेपर चेक करके कि क्या क्या, कहाँ कहाँ, किस किस ने वक्फ दी गई है। वक्फ का मतलब ही यही है कि अल्लाह नाम पे दे दी गई। अब जिसने दी है उसका तो कोई हक नहीं रहा, उसकी औलादों का भी हक नहीं रहा, उस पे हक रहा इंतज़ाम करने वाले का। इसमें मैं आपको एक छोटी सी बात बता रही हूँ कि टोंक की बेगम से ना, भोपाल की बेगम, देन हैदराबाद, इन सब ने मक्का और मदीना में ज़मीन खरीद के ये वक्फ की थी कि लोग आके यहाँ फ्री ठहर सकते हैं, इंडिया से जो आएंगे या उनके एरिया से आएंगे। यास्मीन जी आपको रोक रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से आपकी वो पिक्चर आने में दिक्कत हो रही है। मैं वापस आपके पास रिकनेक्ट होऊंगा, लेकिन मैं ब्रेक पे जाऊँ उससे रिजवी साहब, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मैं आपसे पूछूंगा। उससे पहले मैं चाहता हूँ नाजिम साहब को एक बार सुन लिया जाए ताकि वो बेहतर तरीके से बताएं। उनको एतराज़ बहुत था जब अजय साहब कह रहे थे। नाजिम साहब, दुनिया में सबसे ज़्यादा मुसलमान किस देश में? भारत के अंदर। इंडोनेशिया को तो पीछे कर दिया ना? नहीं, इंडोनेशिया को नहीं मानते हम अपने भारत को मानते हैं, क्योंकि भारत की बात हो रही है। हाँ, भारत की बात हो रही है, भारत के वक्त। अरे ठीक है सर, हो गया सर, आप वक्त की बात बताइएगा। तो यहाँ सबसे ज़्यादा चुनौती मुसलमान को ही मिल रही है ना आपके मुताबिक? आपको पता है तुर्की सीरिया में कौन सा बोर्ड काम कर रहा है वक्त के समानांतर? वक्त बोर्ड है क्या वहाँ पे? हाँ, देखिए, जिस तरीके से आप वक्फ बोर्ड की बात कर रहे हैं। नहीं सर, मैं पूछ रहा हूँ, पहले एक लाइन का जवाब दे दीजिए ना, फिर आप अपने डिस्क्रिप्शन दीजिएगा। मेरा प्रश्न बहुत सिंपल है, कोई जीके का क्वेश्चन नहीं। तुर्की, सीरिया, ईरान, इन जगह वक्फ बोर्ड की मौजूदगी क्यों नहीं है? हाँ, देखिए, मैं बताता हूँ कि देखिए, मेरा भारत बड़ा खूबसूरत है और ये संविधान से चलता है और संविधान के अकॉर्डिंग ये कानून ब्रिटेन कैसे चलता है सर? हाँ, सुन लीजिए, देखिए, सुनिए ना, मैं तो प्रश्न पूछूंगा ना सर, आप मेरे प्रश्न का उत्तर जब तक मुझे नहीं लगेगा कि मुझे मिल पाया, मैं पूछूंगा ब्रिटेन कैसे चलता है? ब्रिटेन में क्या डेमोग्राफी? ब्रिटेन में दूसरी सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की है, वहां तो वक्फ बिल नहीं है। अब फिर वही बात आ जाए सर, क्यों नहीं बात आएगी? वही बात आ जाए सर, क्यों नहीं बात आएगी? मैं तो अपने भारत की बात करूंगा, लेकिन आप कभी तो तुर्की की बात करते थे, कभी ब्रिटेन की बात करते थे। सर, तो मैं तो सर ये कहता हूँ कि आप भारत की बात कीजिए। इस्लामिक एक सेकंड, अलीमुद्दीन जी, मैं चलाता है उसको। अलीमुद्दीन जी, सपोर्ट की अगर उनको जरूरत पड़ गई है तब आप कर दीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि एक एक करके सबको मैंने मौका दिया, उनको बोलने दीजिए। आज हम बात कर रहे हैं वक्फ संशोधन बिल की, जिस पर मोदी सरकार ने एक कदम आगे बढ़ा दिया है और इस बात की पड़ताल हम कर रहे हैं कि इस बिल की जरूरत क्यों पड़ी और क्यों इस बिल के पक्ष और विपक्ष में तलवारें खींची हुई है। बातचीत को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक रिपोर्ट छोटी सी है, वो भी हम आपको दिखाना चाहते हैं, देख लीजिए। मोदी सरकार ने वक्फ संशोधन बिल पर एक कदम और आगे बढ़ाया
तो संसद से सड़क तक संग्राम छिड़ गया। संसद में विपक्ष ने बिल का जोरदार विरोध किया तो सड़क पर बिल के पक्ष और विपक्ष में लोग लामबंद होने लगे। सवाल यह है कि वक्फ कानून में संशोधन पर घमासान क्यों छिड़ा हुआ है और क्या पहली बार वक्फ कानून में बदलाव हो रहा है? इतिहास में झांकें तो 1954 में वक्फ बोर्ड बनने के बाद से वक्फ कानून में कई बार बदलाव किए गए और लगातार इसकी शक्तियां बढ़ाई जाती रहीं। इसी कारण आज संपत्ति के मामले में वक्फ बोर्ड रेलवे और सेना के बाद तीसरे नंबर पर आता है। वक्फ बोर्ड आज देश भर में करीब 8,72,000 संपत्तियों को नियंत्रित करता है। ये संपत्तियां करीब 9,40,000 एकड़ जमीन पर फैली हुई हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 1,20,000 करोड़ रुपए है। सवाल यह है कि वक्फ बोर्ड इस संपत्ति का करता क्या है? अपनी कमाई को परोपकार में लगाता है तो उसका असर नजर क्यों नहीं आता? इसीलिए लोकसभा में किरेन रिजिजू ने सवाल किया कि वक्फ बोर्ड के पास लाखों एकड़ जमीन और लाखों करोड़ की संपत्ति है तो देश का मुसलमान आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा? सिर्फ हमारा देश में ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में है। तो फिर ये क्यों है 60 साल तक आप सरकार में रहे हैं, हमारे देश में मुसलमान इतना करीब क्यों है? जब दुनिया का सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हमारे देश में है तो हमारे गरीब मुसलमानों का पढ़ाई के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, स्किलिंग के लिए, इनकम जनरेशन के लिए क्यों काम नहीं हुआ आज तक? बताइए। ये दुनिया का सबसे बड़ा वक्फ प्रॉपर्टी अगर हिंदुस्तान में है तो उस प्रॉपर्टी से गरीबों का उत्थान के लिए, लोगों का भला के लिए। आंकड़ों को देखें तो इस वक्त देश के अलग अलग प्रदेशों में 32 वक्फ बोर्ड हैं जो वक्फ की संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन, देखरेख और मैनेजमेंट करते हैं। साल 2009 में वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी करीब 4 लाख एकड़ थी, जो अब दोगुनी से भी ज्यादा हो चुकी है। सरकार का दावा है कि वक्फ कानून में संशोधन के बाद गरीब मुसलमानों को फायदा होगा। वक्फ के नाम पर किसी की संपत्ति पर कब्जा नहीं किया जा सकेगा। वक्फ बोर्डों में महिलाओं के ना होने पर भी सवाल उठते रहे हैं। इसके अलावा कई मुस्लिम देशों में भी वक्फ बोर्ड ना होने के कारण देश में वक्फ बोर्ड की अस्तित्व पर सवाल उठाए जाते रहे हैं। सवाल यह है कि वक्फ के पास जो जमीन है वो उसे दान में मिली है या कब्जाई गई है? वक्फ बोर्ड को महिलाओं से क्यों परहेज है? वक्फ को गरीब मुसलमानों से क्या आपत्ति है? वक्फ जैसा बाकी धर्मों का बोर्ड क्यों नहीं है? वक्फ बोर्ड देश के संविधान और कानून से ऊपर क्यों है? भारत के बाहर कहीं वक्फ बोर्ड क्यों नहीं है? वक्फ को मुस्लिमों का रहनुमा कहा जाता है, फिर भी देश में मुस्लिमों की सामाजिक आर्थिक स्थिति बेहद खराब है। सच्चर कमेटी के अनुसार देश में मुस्लिमों की हालत अनुसूचित जातियों से भी ज्यादा बदतर है। आज दुनिया में वक्फ की सबसे ज्यादा संपत्ति भारत में है, फिर भी इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। इसी कारण सरकार ने वक्फ कानून में संशोधन का फैसला किया है ताकि वक्फ संपत्ति विवाद सुलझाने में अब राज्य सरकारों को पहले से ज्यादा शक्तियां हासिल हो सकें और वक्फ के नाम मनमानी पर रोक लगाई जा सके। अब इसी पर विपक्ष सवाल उठा रहा है और मुसलमानों का एक तबका सड़कों पर उतर आया है। रिपोर्ट आपने देख ली, वापस अपने मेहमानों के पास चलूंगा। बहुत अच्छा खासा पैनल हमारे पास है, बहुत इंटेलेक्चुअल लोग हमारे साथ हैं। नाजिम साहब, मैं प्रश्न ब्रेक से पहले पूछ रहा था, हमारे देश में मुस्लिम आबादी इतनी है कि अब उसे अल्पसंख्यक की कैटेगरी में अभी भी रख रहे हैं, तो खैर ठीक है, वो बोल लीजिए जो बोलना है, मैं उस कैटेगरी के साथ में कोई प्रश्न उठाता। लेकिन बात चूंकि वक्फ की हो रही है, जो मुस्लिम कई ऐसी कंट्रीज है वहाँ वक्फ की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमारे देश में इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? और अगर बात संविधान की है तो फिर वक्फ के काम में सरकारी जो हमारा कानून व्यवस्था है वो इंटरफेयर क्यों नहीं कर पाया? क्या इसमें आप संशोधन नहीं महसूस करते हैं? हाँ देखिए, अब मेरे भारत की बात हो रही है। हाजी नाजिम को बड़ा फख्र महसूस हुआ कि अब और विदेशों की बात ना होकर सिर्फ भारत की बात हो रही है। अब भारत के अंदर भारत के मुसलमानों की बात हो रही है और भारत के वक्फ बोर्ड की बात हो रही है। देखिए, हमारे बाप दादा की मिल्कियत है और इस हमारे बाप दादा की मिल्कियत ने ये जो ज़मीनें दी थी अल्लाह के लिए दान कर इसलिए करी थी ताकि हमारे अपना जो समाज है वो आगे बढ़े और हमारे जो अपने खानगाह हैं, इबादत गाह हैं, हमारे अपने कब्रिस्तान हैं, ये सब वक्फ बोर्ड के हैं। लेकिन जिस तरीके का
मामला हम लोगों के साथ आज चल रहा है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड के जो ज़मीन है उन पे नज़र रखे हुए हैं। लेकिन अगर रोहित जी मैं कहूँ कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन की तो आप बात कर रहे हैं, लेकिन कभी यहाँ पर आश्रम के पास कितनी ज़मीन है उसकी भी चर्चाएं होती, मठ के पास कितनी ज़मीन है उसकी भी चर्चाएं होती। लेकिन यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ वक्फ बोर्ड की ज़मीन की बात हो रही है, जो हमारे अपने बाप दादा की मिल्कियत है उसकी बात हो रही है। लेकिन जब बात आती है, ये कहते हैं कि देखिए भारत के मुसलमानों को जिस तरीके से कहते हैं कि सबसे ज़्यादा अल्पसंख्यक का साधनों पर अधिकार है, हम लोगों को ऐसा भी कहते हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि हम लोगों के लिए जब एक सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बनाई गई थी उसमें कहा था कि भारत के मुसलमानों के हालात दलित से बदतर है। तो आज हमारे अपने जो 11 साल लगभग सरकार को हो रही है, तो 11 साल में हमारे जो भारत की सरकार है उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया, और अब तक कहां थी वो सरकार जो अब 11वें साल में लाकर वक्फ बोर्ड के संशोधन के नाम पर जिस तरीके की बात कर रही है कि ये तो मुसलमानों को फायदे की बात है। अच्छा एक बात बताइए ना, सुनिए ना, अब आप सरकारों पे जा रहे हैं नाजिम साहब, चूंकि अब भारत की हो रही है ना, तो भारत की बात हो रही है तो भारत की पृष्ठभूमि से जुड़ा पहलू होगा। अब आपने शुरुआत भारत से की थी ना, तो भारत से मैं पूछता हूँ, अब महिलाओं से इतना मतभेद क्यों रखते हैं? नहीं रखते। महिलाओं से मतभेद क्यों रखते हैं? नहीं रखते। क्यों महिलाओं को नीचे देखने की कोशिश कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे तो वक्फ बोर्ड में क्यों नहीं शामिल किया? महिलाओं का अधिकार क्यों नहीं दिया? है ना महिला तो फिर इसमें आपत्ति क्यों जता रहे हैं? आपत्ति क्यों जता रहे हैं? अगर इस बिल में तो यही कहा गया ना, इसमें यही पॉइंट्स तो कहे गए ना कि महिलाओं को शामिल किया जाएगा। यास्मीन फारूकी भी कोई पॉइंट रखना चाहती है। यास्मीन जी। अनवारा तैमूर रही है, यही तो गुमराह है। अरे वो गलत बात है, ये प्रोपेगेंडा गलत है। आप राजस्थान आइए, 3 महिलाएं वक्फ बोर्ड में हैं, और मैं कहें तो उनके ना एक शिया हैं 2 सुन्नी हैं। ये बिल्कुल धारणा गलत है कि पहले मुस्लिम महिलाएं तो वक्फ करती हैं ज़मीनें, मुस्लिम महिलाओं को क्यों पीछे किया जाएगा? मेरी बात अधूरी रह गई थी। मैं वही बात आप जो उन्होंने अभी कहा कि वक्फ की ज़मीनों का मिसयूज होता है, मैं उस चीज़ के लिए बिल्कुल मना नहीं करूंगी। 100% श्योर है। कौन करता है? गवर्नमेंट करती है, क्योंकि जिसकी गवर्नमेंट होती है उसका पैनल होता है, उसका वक्फ का जो चेयरमैन होता है वक्फ बोर्ड का वो होता है। जितनी भी गवर्नमेंट आती है, जिसकी भी गवर्नमेंट आएगी उसका चेयरमैन होगा और वो स्याह सफेद का मालिक होगा, तो पूरा पैनल उसका होता है। तो ये तो गवर्नमेंट चला रही है। दूसरी बात, आप जो वक्फ बोर्ड और वक्फ को अलग अलग इसलिए कर दीजिए कि बोर्ड बनाया हुआ है गवर्नमेंट का, कि वो एक सरकार, आपने उर्दू एकेडमी क्यों बना रखी है, हिंदी एकेडमी क्यों बना रखी है, सिंधी एकेडमी क्यों बना रखी है, सारे और बोर्ड क्यों बना रखे हैं, समाज कल्याण बोर्ड क्यों बना रखा है? फिर तो सारे बोर्ड की बात कर लीजिए, अगर बोर्ड पे ही नाम पे एतराज है तो। एक सिर्फ फंक्शन करने के लिए, एक मैनेजमेंट करने के लिए वहाँ पे कुछ क्लर्क और वो बैठे हैं। लेकिन यहाँ तो जो मौलाना साहब हैं उन्होंने तो आपत्ति यही जताई नहीं कि यहाँ फंक्शनिंग ही प्रॉपर नहीं हो रही है। अच्छा यास्मीन जी, आप दूसरा पक्ष भी ले लेते हैं। रिजवी साहब, सबसे लास्ट में आ रहा हूँ, आपके माफी चाहूंगा क्योंकि सबको सुनना जरूरी था। अब अपने तमाम पहलू भी सुन लिए। उन्होंने कहा कि महिलाओं को शामिल की, सरकार ने प्रोपेगेंडा बता के जो है एक पॉइंट डाला है कि हम महिलाओं को डालेंगे। देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपने बुलाया, और मैं एक चीज़ यहाँ पे अर्ज़ करना चाहूँगा कि मैं इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूँ, मैं एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हूँ। ये और मैं अकराम बैठे हुए हैं, इनकी मैं इज़्ज़त करता हूँ। मैं इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूँ, उसको प्लीज़। ठीक है। मैं सबसे पहले आता हूँ, एक हदीस है जनाब अबू हुरैरा की, और वो एक कुरान मजीद के सूरे के ऊपर बेस्ड है, जिसमें चैरिटी के लिए कहा गया है, जिसको कहते हैं सदका जारिया, लगातार यानी बिना रुके हुए सदका करना, चैरिटी करना गरीब के लिए जो ज़रूरतमंद है। इसका सिलसिला शुरू हुआ था, मैं गलत हूँ तो भाई हुजूर को के साथ टोकिएगा, ये सिलसिला शुरू हुआ उस ज़माने में जब मक्का के हरम की बुनियाद पड़ रही थी। मैं थोड़ा सा लूँगा, आपके 60 सेकेंड एक्चुअली समझ में आ जाएगा। बुनियाद पड़ रही थी तो उस वक्त हज़रत इब्राहिम और हज़रत इस्माइल जो उसको थे बना रहे थे, तो पास की पहाड़ियों से, क्योंकि रॉकी एरिया है ये मक्के का आसपास का तैफ का इलाका, वहाँ से पत्थर लाए जा रहे थे। तो जिन्होंने पत्थर अपनी ज़मीनों के दिए थे उन्होंने चैरिटी करी थी उस इमारत को बनाने के लिए। और इसके अंदर सूरह बकरा के अंदर ही है, सूरह बकरा के अंदर ही ये सूरा है। 100 आयत है इसके 127, और उसके अंदर आप देखिए जाकर के सूरह बकरा के अंदर जिक्र है, लेकिन वक्फ का जिक्र कहीं पर भी नहीं हो रहा है। ये बाद में बनाया गया है, आसान करने के लिए बनाया गया है, लेकिन इसलिए नहीं बनाया गया है कि वक्फ की ज़मीन, क्योंकि चैरिटी जो है वो इस्लाम के अंदर करना एक कहते हैं फ़र्ज़ है इंसानियत का। मैं लगा रहा हूँ वहाँ पे, और वो चैरिटी हराम के पैसे से नहीं हो सकती है। वो चैरिटी
जो हो सकती है, किसी को दिया जा सकता है, वो हराम का पैसा नहीं हो सकता है। लेकिन लोगों ने मिलजुल करके, इन्हीं ट्रस्ट वालों ने आपको विजय मल्ल्या को शराब की फैक्ट्री के लिए दे दिया। तो वो जो पैसा इकट्ठा हुआ तो हराम, गलत है तो मुझे टोकें। सही है, बिल्कुल सही है। इन लोगों ने बेचना शुरू किया। मत जोड़िए उसको। सुनिए आप, सुनिए, बिल्कुल जोड़ूंगा कर्नल साहब, नहीं आप जोड़ूंगा, इसलिए जोड़ूंगा कि ये औकाफ के नाम के ऊपर जो फ्रॉड फैला हुआ है, आप हज़रत उमर से बेचा जा रहा है, ये बेचा जा रहा है, ये बेचा जा रहा है। आपके बारे में नहीं बोला, मुझे बोलने दिए। ये जो बेचा जा रहा है, हमारे बोलना पड़ेगा, ये पर्सनल है, ये अपनी कमेटियां कर रही हैं। ये प्रश्न तो मौलाना साहब ने भी उठाया कि वो बेचा जा रहा है, 8,000 बेनामी की। सही कानून है, बेचा जा रहा है। 2 मिनट दीजिए, देखिए उठा करके। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। सबसे बड़ा वक्फ बोर्ड देख लीजिए, सबसे बड़ा हमारे नहीं है। सुन्नी मजलिस गरीब का उन्होंने फायदा किया। क्या हुआ है? कहीं चैरिटी नहीं है। 1,11,000 बोर्डों में से 5,000 का हमारे यहाँ नहीं किया गया है, नहीं किया जा रहा। सुन्नी मजलिस और किया जा रहा है, सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भी किया। हमारे यहाँ कह रहे हैं, आपके ऊपर कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, अलीमुद्दीन साहब, मौलाना साहब कह रहे हैं भी बची है। 1,21,000 वक्फ रजिस्टर्ड हैं, जिसमें से सिर्फ 10,000 तकरीबन शियाएं, बाकी अहले सुन्नत के हैं। जी हाँ। अहले सुन्नत में 5,000 का टैक्स जमा नहीं हो रहा है, 1,05,000 का तो टैक्स भी जमा नहीं हो रहा, जिसमें 90,000 फाइलें इन्होंने। रिकवरी नहीं आ रही ना हमारी, लखनऊ में अलीमुद्दीन जी क्या हो गया? रिकवरी नहीं आ रही ना हमारे पास। क्यों नहीं आ रही सर? रिकवरी आ जाए ना, क्यों नहीं आ रही? मैं जगहों पर आपके पास तो सिस्टम है सर। सिस्टम होता तो हम क्यों चिल्लाते आपसे? देखिए, मेरी छोटी सी बात है, इनकी बात खत्म हो जाएगी। अजय जी आ जाएगा, एक बार इनकी बात तो खत्म हो जाएगी। छोटी सी बात है, कुरान मजीद में इजाजत दी गई है गरीब गुरबा की मदद करने के लिए, चैरिटी के लिए। आप बड़ी बड़ी जमीनें बेच रहे हैं, बिल्डर को चैरिटी कहाँ है? गरीब को फायदा कब हो रहा है? मुसलमानों को कोई फायदा नहीं हो रहा, गरीबों को किसी को फायदा नहीं हो रहा। हमको बताइए, मैं अपना जाति बता रहा हूँ। लखनऊ के अंदर की, लखनऊ के अंदर मैंने आँख से देखा है। मैंने, मेरे ही मिलने वाले ने जाकर के कहा कि मुझे रहने के लिए जगह दे दी, छोटा सा कमरा बना लेंगे, कहने 50,000 दे सकते हैं। इसी तरह सुन्नी वक्फ बोर्ड का यही हाल है, शिया वक्फ बोर्ड का बेच रहे हैं, यानी बिल की जरूरत है। अजय जी बोलिए। मौलाना साहब, वक्फ एक्ट 1954 सेक्शन 32, सेक्शन 32 में क्या होता है? कोई भी चीज जो वक्फ है उसके लिए एक इंतजामिया बोर्ड बनता है, ठीक है? गलत तो नहीं कह रहा साहब? उसमें मुतवल्ली अपॉइंट होता है। उस जगह का जितना भी खर्चा हो रहा है और जितनी उससे आमदनी होती है वो सब वो इंतजामिया बोर्ड रखता है, जो वक्फ बोर्ड का ये एक हिस्सा है, और वक्फ बोर्ड का रिपोर्ट देता है। तो ये नहीं कि कलेक्शन नहीं हो रही है, पैसा आ रहा है, लेकिन उसका मिसयूज कैसे हो रहा है? वो जिन्होंने कहा, कैप्टन रिजवी साहब ने, जब यहाँ पर दिल्ली में सुन तो 10 लाख रुपए मैं बता तो रहा हूँ सर, आप सुन 10 सेकंड तो 10 सेकंड तो सुन लीजिए। दिल्ली में शालीमार बाग के अंदर एक वक्फ प्रॉपर्टी है, आप पता है वहां पर वो वक्त प्रॉपर्टी थी शुरू में 40 गज, जो एक्सपेंड होकर 400 गज होगा। मैं जा ही नहीं रहा इंक्रोचमेंट पे। आज वहां पे एक एक जो दुकान है वक्त की 20-20 लाख की बिकी हुई है। नहीं तो भेजो कैमरामैन, में दिखाता हूँ। गलत कह रहा हूँ कैप्टन साहब, बताइए। वक्त की प्रॉपर्टी को 20-30 लाख रुपए में दुकान बेचा जा रहा है। वहाँ के इंतजाम कौन बेच रहा है? ये अलीमुद्दीन साहब यही पूछ रहे हैं, कौन बेच रहा है? वक्त बोर्ड वाले बेच रहे हैं, वक्त बोर्ड वाले बेच रहे हैं। और वहां पर जमीनें बेची जा रही है, क्योंकि देखिए वक्त बोर्ड किसके अधीन आ रहा भाई? नियुक्ति कौन करता है? चेयरमैन राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन आ रहे हैं। महाराज की जमीन आपने गरीबों की और गुर्बतों की उदाहरण देते थे। बोलिए साहब और भी लोग हैं, जल्दी कंक्लूड कीजिए। 10 सेकंड से उसके बाद नहीं बोलूंगा। दूसरी बात यह, सर ने बिल्कुल बहुत पढ़ी लिखी और एक्यूरेट बात कही कि कौन सी चीज वक्फ हो सकती है। आपने जो अपने हलाल के पैसे से जमीन खरीदी है, आपने अपनी नेक नियत से जो जमीन खरीदी है, वो जमीन ही वक्फ हो सकती है। कब्जा करी हुई जमीन, लूटी हुई जमीन, तलवार के आज तो किरण रिजिजू साहब ने एक बात कह दी, आपने सुना? वो अगर वक्फ बिल ना बने तो संसद को क्लेम कर देंगे, संसद की इमारत को क्लेम कर देंगे। अलीमुद्दीन साहब, आखिर ये बात, एक सेकंड, अजय साहब हो गया, अजय गौतम जी हो गए। आखिर ये बात किरण रिजिजू साहब को क्यों कहनी पड़ी कि भाई अगर वक्फ बिल नहीं बनता तो फिर ये संसद को क्लेम कर देते? ना, संसद का तो आज भी मैं कहकर आ रहा हूँ सुबह, संसद के पास जो जगह है वह आज भी खबर है हमारी।
आज प्रेसिडेंट हाउस के पास जो हमारी जगह है वो आज भी उसका वक्फी कौन है? वक्फी कौन है? वक्फी है ना, कौन है? नाम बताओ। 700 साल पहले नाम बताओ वक्फी का। नाम बताओ वक्फी का। बिना वक्फी के वक्फ हो गई। बिना वक्फी के वक्फ हो गई। बिना वक्फी के वक्फ हो गई क्या? मैं कह रहा हूँ बिना वक्फी के वक्फी के वक्फ कैसे? एक सेकंड अजय साहब, नहीं ये तरीका से मैं भी बता रहा हूँ, जो हार्ड कोर इस्लामिक कंट्री है, ईरान ऐसी कंट्री, सऊदी अरेबिया, सीरिया जैसी, तुर्की जैसी, उनका वक्फ बोर्ड नहीं है। सारे 90 मुल्कों में, 90 मुल्कों के अंदर छोड़ करके सुन लीजिए, 90 मुल्कों के अंदर वक्फ बोर्ड बना दिया मुसलमानों ने। सिंगापुर ने वक्फ बोर्ड बना दिया। यास्मीन जी भी कुछ कह रही है। यास्मीन जी, मौलाना साहब सुन लीजिएगा, यास्मीन जी को सुन लीजिए। मौलाना साहब आपको जवाब देना है। पूछ रहा हूँ, क्या ईरान इस्लामिक तो है ना? अरे मेरे भाइयों, वहाँ बोर्ड नहीं है तो क्या है, वक्फ तो है ना अपनी जगह। लंदन में एक मस्जिद है जो भोपाल की बेगम ने बनवाई है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो अभी तक वैसी की वैसी है, कोई तोड़ने नहीं गया अभी तक उसे। वो तो लंदन वालों का काम है। नहीं तो लंदन वाले की हुई है, हर चीज का एक जगह होती है। आप तो नहीं, मैं भी बोल रहा हूँ, फिर इतनी प्रिविलेज के बावजूद भी आपको लगता है कि गवर्नमेंट ये चीजें एक्वायर कर ले रही है। और मैं फिर से इसी बात, मौलाना साहब मुझे एक बात बताइए, मैं तो बोल रहा हूँ सर, मुझे तो कुछ मालूम नहीं, मुझे बता दीजिए। हमारे देश में मैंने पूछा इनसे कि सबसे पहला क्या, इन्होंने कहा संविधान। अगर ये संविधान है तो संविधान में कहते हैं ना कि सर कानून सबसे ऊपर। आप मुझे बता दीजिए, इस प्रॉपर्टी पर अगर वक्फ अपना दिखाए कि भाई मेरा मालिकाना हक है, तो ये कहाँ प्रूव होगा? कोर्ट कर रहा है ना उसको। कौन से कोर्ट में सर? कौन से कोर्ट में? कमीशन है ना, वक्फ कमीशन, राइट। क्या आप हाई कोर्ट में या फिर दूसरे कोर्ट में ले जा सकते हैं? उसका मतलब मौलाना कौकुब साहब, जिस फसली में क्यों नहीं जा सकते? जाते हैं लोग, ये धारणा ही गलत है। जिस नियमावली धारणा ही नहीं बनी यास्मीन जी, जो नियमावली चल रही है उसी को मैं बता रहा हूँ, जो लॉज आप लोगों का कह रहा है। एक वक्त था मदीने में, एक वक्त था मदीने में, उसको लोगों ने खा लिया था, तो उसके बाद से कोई भी अरब में वक्फ नहीं बना है, समझे? आपको मालूम नहीं है? एक वक्फ खा लिया था। अरे आपको मालूम नहीं है ना? एक वक्फ खा लिया था, उसके बाद से नहीं है, तो नहीं है। कोई वक्फ नहीं बना। इतना बड़ा औकाफ है वहाँ, अरबों रुपए का है, सबसे दुनिया में सबसे बड़ा वक्फ जब होता है, सऊदी अरब में औकाफ है, आपको मालूम नहीं है? बिन्ते रसूल का वक्फ खा लिया था, उसके बाद से कोई प्रॉपर्टी कह दिया, आपने कह दिया, मस्जिद में शामिल हो गया वो। रसूल की बेटी का माल। अरे मस्जिद में शामिल है, आपको ये नहीं मालूम है? मस्जिद नबी में शामिल है, यहाँ भी चल रहा है। आप उस के मानने वाले हो। सुनिए मेरी बात, मानते नहीं, आपका मसलक अलग है। हमारा कोई मसलक, हमारा ही तो मसलक है, तुम्हारा मसला क्यों नहीं है? क्यों नहीं? हमारा मसला ठीक है। अलीमुद्दीन साहब आज ज्यादा नाराज हो रहे हैं। अलीमुद्दीन साहब ज्यादा नाराज हो रहे हैं। क्या जरूरत नाराज? हम तो बात कर रहे हैं ना, समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, अब तो पार्लियामेंट, अब तो देखिए लोकसभा में बिल पास, राज्यसभा में जाएगा, तो अब आप गलत सही जो भी कह रहे हैं, हम समझ तो नहीं गलती का है। एक सवाल आपने मुझसे किया, मैंने आपसे प्रश्न, एक सेकंड, नहीं अजय जी बीच में, अलीमुद्दीन जी एक मिनट। हाँ, मैंने जो प्रश्न पूछा था उसको वो डिसमिस हो गया। नहीं, मैं उसी प्रश्न पे आ रहा हूँ। एक सेकंड, अलीमुद्दीन जी देखिए, अलीमुद्दीन जी ठीक है सर, देखिए आप अभी समझाते रहिएगा ना, मैं कह तो रहा हूँ सर, आज समझाने का ही समय है। मैंने तो आपका जवाब मौलाना साहब, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए ना, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, मेरे प्रश्न का। कानून वाला जो मैंने कानून, हाँ, जिस फसली रेवेन्यू का रिकॉर्ड की एक फसली होती है, खाता खतौनी खेवट की, उसमें मालिकाना हुकूक किसान के होते हैं, जो उस लैंड का मालिक होता है। उस लैंड का जो मालिक है उस फसली में, उसकी वो फरद होती है, खतौनी होती है, उसी के आधार के ऊपर बैनामा भी होता है, पावर ऑफ अटर्नी भी होती है। ये सारी चीजें उसी खतौनी के आधार के ऊपर होती हैं। अगर उस फसली में उस लैंड का वक्फ करने वाला मालिक है और वक्फ बोर्ड में उसी लैंड के वाकिफाना हुकूक के साथ मालिकाना हुकूक सही हैं, तो वो वक्फ सही है। और अगर मालिकाना हुकूक सही नहीं है, और सैयद मोहम्मद इमाम देहलवी की ये दिल्ली है, जो निज़ामुद्दीन अलैहिर्रहमा के हमारे ख़ानदान है, निज़ामुद्दीन साहब, हम यूपी चले गए थे, समझे, जो हम सैयद हैं चले गए थे। अब हम तो कह नहीं रहे हैं
कि पार्लियामेंट हमारा है, दिल्ली हमारी थी। अब अजीब बात है। आपका कहाँ से आ गया? आप 700 साल पहले कहा थे, हम तो 900 साल कहाँ हो, 1100 साल से आपका कोई शजरा ही नहीं, आपका कोई, आप झूठ बोलते हो, आपका शजरा नहीं है, आपका महबूब इलाही अरे भाई महबूब इलाही साहब से मिलेगा क्यों? शजरा महबूब इलाही से मिलता ही नहीं है, शजरा तो रसूल मकबूल से मिलता है, फातिमा से मिलता है, अली मुर्तजा से मिलता है, शजरा तो कहाँ मिलता है? हजरत अली से तो बाद में मिलता है। हजरत अली से चला रहा है। नाजिम साहब हम क्लेम, अच्छा ठीक है सर, आप भी दावा करें, लेकिन आज तो अरे इंद्रप्रस्थ हमारा है, हम क्लेम नहीं कर रहे। सब कुछ हम सबका है, ठीक है, हो गया। अजय जी अब देखिए, नाजिम साहब की बात रह गई अधूरी, नाजिम साहब की बात अधूरी रह गई। अरे ठीक है सर, अब उसको नहीं, अजय साहब प्लीज, अजय साहब नहीं, अभी अब उस पर डाइवर्ट नहीं करेंगे। नाजिम साहब क्या हो गया सर, मतलब वक्त पे इतनी नाराजगी? अब ठीक है, हमारे देश में कानून पे तो व्यवस्था है ना, भरोसा है ना, सबसे ऊपर तो वही है। अगर एक जिला कलेक्टर इंटरवीन करे तो क्या परेशानी है सर? हाँ देखिए, अभी आप कह रहे हैं कि क्या परेशानी है। देखिए, हम लोगों को क्या परेशानी हो सकती है? परेशानी तो उन लोगों को है जो अभी इंद्रप्रस्थ को अपना बता रहे। हमने तो ये नहीं कहा कि भारत के जो हमारी अपनी मिल्कियत है, क्योंकि भारत तो सभी की मिल्कियत है, हमने ये नहीं कहा। लेकिन उन्होंने इंद्रप्रस्थ की बात करी। अब इन्होंने पांडव, सुन लीजिए, अरे सुन तो लीजिए भाई, आप लोगों के पेटों में दर्द होने लगते हैं जब सच्चाई सामने आती है। तो हम तो ये कहते हैं कि आप बोर्ड के अंदर 2 गैर मुस्लिमों को एंट्री क्यों कराने चाहते हैं? भाई हमने तो कभी ट्रस्ट में ये नहीं कहा कि हमारे मुसलमानों को भी आप अध्यक्ष बनाए या प्रभारी बनाए, हमने तो किसी भी ट्रस्ट के अंदर नहीं कहा। लेकिन आप लोग जबरदस्ती वक्फ बोर्ड में एक हिंदू नहीं है सर काम करने वाला। मैं बोलना नहीं चाहता था ये बात, उसके अंदर आप बताओ उनको किस तरीके से वक्फ बोर्ड में, सुनिए सर, वक्फ बोर्ड की एक हिंदू नहीं है वक्फ बोर्ड में काम करने वाला। आपको मालूम नहीं है? अरे मेरे से महाराज, मेरे से वक्फ बोर्ड का मेरे से ज्यादा नहीं मालूम नहीं है ना। मैं कह रहा हूँ एक हिंदू एम्प्लॉय नहीं है, 3 स्वीपर है बस, 3 स्वीपर है जो हिंदू रखे हुए हैं बस। एक आदमी, एक स्टैनो नहीं है हिंदू, तहसीलदार एक ऑफिसर नहीं है हिंदू। दिल्ली वक्फ बोर्ड में ये बुलबुल खाना में बच्चों के घर के बारे में क्या बात कर रहे हो महाराज? मैं लिस्ट दे दूं? ठीक है नाजिम साहब, आपकी आवाज तो दब गई। 752 लोगों की आपके एक सेकंड, अजय साहब अब ऐसे नहीं, अजय साहब ये डिबेट का तरीका है ना, थोड़ा सा क्या होता है कि शोर शराबे में आवाजें रह गई, बातें रह गई। नाजिम साहब आपकी बात जो आप कह रहे थे ना, वो बात अधूरी रह गई, लेकिन रिजवी साहब ने आपके बात से कुछ पॉइंट निकाला जो आपके लिए। सुन लीजिएगा, पहले इनको सुन लीजिए, इस पे पॉइंट पे जवाब रिजवी साहब। लखनऊ के अंदर मैं देख रहा हूँ एक ट्रस्ट है जिसके अंदर बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, वहाँ का घंटाघर पिक्चर गैलरी आती है, हिस्टोरिकल है, उसका नाम है हुसैनाबाद एलाइड ट्रस्ट। ध्यान दीजिएगा, बहुत टेक्निकल बात है। वो वक्फ में नहीं आती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, आती है ना वक्फ बोर्ड में आती है ना। उसके अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो है डीएम, और उसका जो सीईओ जो है वो बैठता है एडीएम। आप समझ रहे हैं? इतना सुचारू रूप से चल रहा है। अगर आप उस इलाके में चले जाइए, इतना डेवलप हुआ है, पैसा भी लगा है, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी नजर रखता है, टूरिज्म भी चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस ट्रस्ट को। लेकिन जहां शिया वक्फ बोर्ड का ट्रस्ट की बात आती है या सुन्नी वक्फ बोर्ड की ट्रस्ट की बात आती है, वहां पे हेरा फेरी चल रही दुनिया भर की। तो हमारा तो सबमिशन गवर्नमेंट से भी यही है, वो बार-बार कहता हूं कि आप वक्फ बोर्ड को खत्म करके कौन होगा कस्टोडियन बना दिए डीएम को प्रॉपर्टी का। एक मिनट सुनिए, मुझे खत्म करने दीजिए ना, क्योंकि जितने डिस्ट्रिक्ट, एक मिनट मेरी बात को खत्म कर लेने दीजिए। जितने एयरपोर्ट बने हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट के होते हैं, छोटे छोटे हवाई पट्टियां बनी होती है, उसका इंचार्ज, उसका कस्टोडियन जो है वो डीएम होता है। तो वहां की कोई भी हिस्टोरिकल होगा ना, कोई हिस्टोरिकल जगह, रुकिए एक मिनट, हिस्टोरिकल जगह जैसे कि हुसैनाबाद ट्रस्ट बोर्ड के, हुसैनाबाद जो ट्रस्ट है वहाँ का एलाइट ट्रस्ट जिसको बोलते हैं, उसी पैटर्न के ऊपर सारे ट्रस्ट कर दिया है मुझे लगता है। मौलाना साहब कोई आप बताइए, कोई गलत तो नहीं? नहीं क्यों हो जाए भाई? हो जाए, देखिए हमारी प्रॉपर्टी है, वक्फ बोर्ड तो खूब बेचा जा रहा है, वक्फ बोर्ड खूब बेचा जा रहा है, मैं आपसे बता रहा हूँ। हिंदू जो है गवर्नमेंट ऑफिस, मेरी लाइन ये है कि कुरान की रोशनी में गरीबों का वक्फ से कोई फायदा नहीं हो रहा है, चैरिटी के लिए होता है, चैरिटी ये नहीं करते हैं, इसकी कमाई भी चैरिटी में जाएगी, ये है, उसे कहते हैं सदका जारिया। ये कुरान के अंदर है, सूरह बकरा के अंदर, कहिए मैं गलत कह रहा हूँ। नहीं, सदका जारिया जो करेंगे वो तो आप करेंगे ना, आप अपनी जेब में खास से करेंगे ना सदका जारिया, आप अपनी जेब में खास से करिए सदका जारिया। अलीमुद्दीन बात कर रहा हूँ, वक्फ प्रॉपर्टी की। अलीमुद्दीन जी आप क्या ये मान रहे हैं कि वक्फ की प्रॉपर्टी बेची गई है? अगर मिसयूज हो रहा है तो वो गलत है। अलीमुद्दीन जी अब मेरा सवाल सुनिए ना, अब गलत सही करने से क्या होगा सर? वो तो बिल पे बहस हो रही है, चर्चा हो रहा है। अब मेरे को मुझे प्रश्न का उत्तर, आपको ये बात की जानकारी है या जानकारी हो कि आप अनभिज्ञ हैं कि वक्फ की प्रॉपर्टी बेची गई? नहीं बेची गई, नहीं बिक सकती, नहीं बिक सकती। अगर बेची भी गई है तो गलत है। सुनिए,
वो जाके रजिस्ट्रार पे क्या पे क्लेम हो सकता है और ना रजिस्ट्रार उसकी रजिस्ट्री कर सकता है। तो कैसे हुआ? अभी उदाहरण है, अभी उदाहरण इन्होंने दिया। सुनिए, अभी उदाहरण इन्होंने दिया। केरला का दे रहा हूँ ना, अभी 400 मकानों तो पूरे गांव और मंदिर को क्लेम कर दिया वक्फ बोर्ड ने दक्षिण भारत में। केरला में कर रहा है ना, वहाँ यही तो हुआ है। एक विडो जो है अपना मकान जो वक्फ प्रॉपर्टी में बना हुआ था वो बेचने जा रही थी रजिस्ट्री करने, रजिस्ट्रार ने कहा आपने एक उदाहरण ले लिया, लेकिन ये विजय माल्या का नाम लेके कह रहे हैं विजय माल्या की शराब की फैक्ट्री यूबी ब्रेवरीज, वो देखिए पेपर कुछ दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं? दिखाइए जब दुकानें बिकी हुई हैं, चलो मेरे साथ। ना नहीं बिक सकती, नहीं बिक सकती। मैं तो एग्री सकती है और ये बिक नहीं सकती, ये तो मान लिया, लेकिन बिक रही है। मौलाना साहब ये बिक रही है कि नहीं बिक रही है? ये क्या बात है? लीज हो सकती है, रुमाल लगा लिया, क्या बात हो सकती है, बिक नहीं सकती है। 90 साल की लीज कर दी, हो गया। लीज दिखा रहे हैं, ये लीज दिखा रहे हैं, ये बता रहा हूँ नहीं, ये बिकी हुई दिखा रहा है। पूरे इलाके की मौलाना साहब मैं दुकान दिलवा देता हूँ वहीं पे। आप मेरे पास आखिरी के 1 मिनट 2 मिनट बचे हैं। मौलाना साहब एक सेकंड साहब नहीं सर, कोई 10 सेकंड नहीं। पूरे डिबेट में सर आपको ही मैं मौका दे दूं तो फिर दूसरे मानो सर जस्टिस नहीं होगा। प्लीज सर माफ कीजिएगा। मौलाना साहब बस मुझे फाइनल कमेंट दीजिए, दिक्कत कहाँ आ रही है? लोग परेशान जो हो रहे हैं और आप परेशान नहीं हो रहे हैं। देखिए मैटर जो है, बस मैं आखिर में मैं ही बोल रहा हूँ, मेरे हाँ, बस आप बोलिए, उसका रिजवी साहब को एक मौका दूंगा मैं। ऐसा है कि वक्फ बोर्ड की जितनी संपत्तियां हैं वो हमारे बाप की, ठीक है। मदरसे जितने हमारे हैं वो हमारे बाप के। उसके लिए हम ग्रांट भी लेंगे सरकार से, पैसे भी लेंगे, लेकिन वो सरकार के अधीन नहीं चलेंगे। हमें नहीं चाहिए गवर्नमेंट का। आप गलत कह रहे हैं। किसने दे दिया? कौन से मदरसे को ग्रांट दे दी? कौन से वक्फ बोर्ड को ग्रांट दे दी? आपको मालूम नहीं है? 560 मदरसों को 10,000। कौन से मदरसों को? 10,000 क्या हिंदी पढ़ाई जाती है? आप कहते क्यों नहीं है मकतब है वो? मदरसे हैं, मकतब नहीं है, आपके कुछ नहीं है, आपके कुछ नहीं है, आपको ये नहीं पता है, आपको मालूम नहीं है। पुराने दारुल उलूम है क्या? चूचू का मुरब्बा दारुल उलूम को लिए फिरते हैं, समझे नदवा लेता है सबसे बड़ा मदरसा, ग्रांट लेता है नदवा, जाके पूछिए नदवा लेता है, आजमगढ़ के लेते हैं। 560 मदरसों को 10,000 कुछ टीचरों को बेसिक की सैलरी मिलती है। झूठ बोलते हैं, इनके खिलाफ है सारे मदरसे, सारे वक्फ बिल के साथ सारे मदरसे खड़े हुए हैं यासीन, ठीक है यासीन जी, 560 मदरसे, यासीन जी अभी सुप्रीम कोर्ट में जो मदरसों के हक में फैसला आया। यासीन जी, अच्छा सर अब देखिए अब आखिरी एक बार सुन लीजिए, यास्मीन जी को भी सुन लीजिए। 20 सेकंड सुन लीजिए, ठीक है। मैं 20 सेकंड यास्मीन जी को, यास्मीन फारूकी जी को 20 सेकंड दे दीजिए। 20 सेकंड मौलाना साहब। यास्मीन जी अब आगे क्या करेंगी? हुतियों के हक में बिठाया, ठीक है मौलाना साहब, बस ठीक है। अलीमुद्दीन जी महिला बोल रही है, एक बार सुन लीजिए। महिला बोल रही है, एक बार सुन लीजिए। महिला बोल रही है, सुन लीजिए। यास्मीन जी अब क्या करेंगी आगे? मैं एसडीपीआई की नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ और मैं उसके बिहाफ पे ये बात कह रही हूँ कि हम अगर ये बिल पास हुआ तो एहतजाज करेंगे, सड़कों पे आएंगे, आते रहेंगे, आते रहे हैं। हमारा संवैधानिक अधिकार है। जो चीज़ हमें गलत लग रही है वो गलत है, ठीक है। हमें देखिए एक संशोधन करने पे गलत नहीं है, नियत पे खराबी है। नहीं अब ये नियत कैसे आका, मैं ये नहीं समझ, संशोधन करने में गलत नहीं है, तो ये संशोधन ही तो और अमेंडमेंट ही। कर्नल साहब फाइनल कमेंट। कर्नल साहब 20 सेकंड, कर्नल साहब 20 सेकंड, कर्नल साहब 20 सेकंड, कर्नल साहब 20 सेकंड, फाइनल 20 सेकंड्स, फाइनल कंक्लूजन। ये सुन लिया ना एजिटेशन। एक सेकंड मौलाना साहब, फिर मैं यही कंक्लूड कर दूंगा। फिर मौलाना साहब फिर मैं यही खत्म कर दूंगा। 20 सेकंड में बताइए, अब सड़कों पर उतरने की फिर से बातें हो रही है, सीए के दौर में भी देखा। एक सेकंड अलीमुद्दीन जी प्लीज। मौलाना साहब तवज्जो, ठीक है मौलाना साहब हो गया। मौलाना साहब आप हमारे मसले में क्यों मुदाखलत करना चाहते हैं? आप ईरान के खिलाफ है, मैं ईरान के खिलाफ हूं। मैं क्यों होता ईरान के खिलाफ? एक मिनट मेरा, आप कहिए ना। अरे आप ईरान पे पहुंच गए, वक्त पे तो बोल लेते हैं अलीमुद्दीन जी। मेरा सुन तो लीजिए, मेरा एक सबमिशन है, सुन लीजिए बस एक सेकंड। मौलाना साहब समझे मरवा दिया। चलिए सर फिर अब रहने दीजिए, फिर अब मेरे पास समय अब नहीं है। मैं चाहता था कि अब कमेंट आ जाए, लेकिन मौलाना साहब लेकिन एक बात जरूर है, अब बहस चाहे जो भी हो, अजय साहब नहीं, अब बहस जो भी हो, लेकिन एक बात जरूर है, वक्त एक नई दिशा की तरफ जा रहा है, जिस पर आप देखिए एजिटेशन की बात भी आ चुकी है। लेकिन हम इंतजार करेंगे क्या होता है, कैसे होता है, ये सब देखेंगे। उनके पास मेजोरिटी है, उनके पास मेजोरिटी है। लोकसभा भी राज्यसभा में थोड़ा इंतजार कीजिए, सरकार के पास है। उसके बाद आपने भी तो कह दिया पास हुआ तो सड़कों पर आएंगे, तो देखते फिर उसके बाद भी कानून है। बहरहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए। यास्मीन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और अभी के लिए इतना ही। आज अच्छे से